तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसके पहले 4 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 5 तक पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। तो देखिए, अभी तक तो हमने वियतनाम के बारे में पढ़ा और किस तरह से वहाँ पर फ्रेंच लोगों का रूल था, फ्रेंच किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने रूल किया और दमन किया, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि जो कम्युनिस्ट रूल आया या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से आया और किस तरीके से कम्युनिस्ट रूल आपका वियतनाम पर हावी हुआ या फिर वियतनाम पर लागू हुआ। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 में। तो अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 6 को। टॉपिक नंबर 6 है हमारा द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। तो देखिए, इसको हम शुरुआत करते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वियतनाम। The prices of rubber and rice fell, leading to rising rural debts, unemployment, and rural uprisings, such as in the provinces of Ne and Ha Tin। तो देखिए, जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930 का, तो इसको आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा हिटलर का चैप्टर। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हिटलर के आने से पहले 1930s में डिप्रेशन आया था, उसने जर्मनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। उसके साथ साथ उसने यूएसए को प्रभावित किया था और बहुत ही दूसरे देशों को प्रभावित किया था। और उससे प्रभावित होने वाले देशों में वियतनाम भी था, जहां पर वियतनाम बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। उसका रीज़न ये था कि जो डिमांड था वो बहुत ही गिर गया, किन चीज़ों का, राइस का और रबर का, जिनका कि मेनली उत्पादन वियतनाम में हुआ करता था। और जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग थे, उनकी पूरी एक तरीके से जीविका या फिर हम इकोनॉमी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट थी। इसके अलावा भी चीज़ें थी। तो देखिए, जब इन चीज़ों का जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया और इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, तो इस वजह से जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर जो कर्ज, किसान थे और दूसरे लोग थे, उनके ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और गांव में जो अपराइजिंग्स बहुत ही ज़्यादा होने लगे, यानी विद्रोह हम कह सकते हैं कि होने लगे। और इनमें से कुछ प्रोविंसेस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं अपराइजिंग के मामला में बहुत ही एक्टिव थे। उनमें से 2 खास हैं, पहला है ने आन और दूसरा हा तिन। तो देखिए, ये जो प्रोविंसेस थे, these provinces were among the poorest and had an old radical tradition and have been called the electrical fuses of Vietnam. When the system was under pressure, they were the first to blow. तो देखिए, तो ये जो प्रोविंसेस थे, ये दोनों प्रोविंसेस वियतनाम के सबसे पुअरेस्ट प्रोविंसेस में आते थे। और इनका जो एक तरीके का रेडिकल ट्रेडिशन रहा ही था। रेडिकल ट्रेडिशन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि देखिए, जो लेफ्टवादी लोग होते हैं या फिर जो लेफ्टवादी विचारधारा रखते हैं और उस तरीके से सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रेडिकल थिंकिंग वाले लोग हम कहते हैं सिंपली वर्ड में। तो देखिए, इंडिया में भी आप देखेंगे जो माओवादी हैं, जो कि आपके नक्सलवादी हैं, तो उनको हम रेडिकल कहते हैं। तो बिल्कुल वही स्थिति थी वियतनाम में भी। तो वहाँ पर ये जो 2 प्रोविंसेस थे, यहाँ पर इस तरीके के विचारधारा के लोग रहते थे और यहाँ पर सबसे पहले विद्रोह होता था अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता था पूरे वियतनाम में। इसीलिए वहाँ पर एक तरीके का जलती चिंगारी कहा जाता था वियतनाम का, कि अगर वियतनाम में कुछ भी होगा तो सबसे पहले विद्रोह या फिर किसी भी तरीके का प्रदर्शन कहाँ पे होगा, तो इन 2 प्रोविंसेस में होगा। द फ्रेंच पुट दिस अपराइजिंग डाउन विथ ग्रेट सेवरिटी, इवन यूजिंग फ्लेम टू बॉन्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो देखिए, जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच शासनकाल के दौरान उन्होंने इन इलाकों में जो अपराइजिंग्स हुए उनको दबाने के लिए बहुत ही क्रूर तरीके अपनाए। यहाँ तक कि जो रैलीज होते थे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन होते थे विद्रोही लोगों द्वारा, उनके ऊपर प्लेन से बॉम्ब तक गिरा दिए गए ताकि इन विद्रोहियों को दबाया जा सके। In February 1930, Ho Chi Minh brought together competing nationalist groups to establish the Vietnamese Communist Party, जिसका वियतनामीज में नाम था वियतनाम कोंग सांग दांग। तो देखिए, तो जो हो ची मिन थे, उन्होंने सभी जितने नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे जो कि फाइट कर रहे थे फ्रेंच के खिलाफ, उन सभी को एक साथ लाया और एक साथ लाकर उन्होंने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाया, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी।
ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज। और जो हो ची मिन थे वो यूरोप में होने वाले जितने भी देश, यूरोप में जितने भी देश थे जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक तरीके का हम क्या कह सकते हैं हथियारों के साथ जो विरोध करते थे या फिर अपराइजिंग करते थे, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और वो भी चाहते थे कि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए और सशस्त्र विद्रोह के ज़रिए फ्रेंच रूल का विरोध करना चाहिए। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। In 1940, Japan occupied Vietnam as part of its imperial drive to control Southeast Asia. So nationalists now had to fight against the Japanese as well as the French. The League for the Independence of Vietnam, which came to be known as Viet Minh, fought the Japanese occupation and recaptured Hanoi in September 1945. The Democratic Republic of Vietnam was formed and Ho Chi Minh became चेयरमैन। तो देखिए 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान जापान इस एरिया को कैप्चर कर लिया उसने। तो आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि जापान जो था काफ़ी मजबूत देश था उस समय में और उसने आधा चाइना कैप्चर कर लिया था। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में आपका वियतनाम और इंडो चाइना रीजन को कैप्चर कर लिया था उसने। और उसका इरादा ये था कि वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करना चाहता था। तो जब जापान यहाँ पर आया, यानी कि जो वियतनाम रीजन था वहाँ पर आया, तो वहाँ पर पहले से जो कम्युनिस्ट लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे, इन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी। तो जापान आया, उसने फ्रेंच लोगों को तो एक तरीके से पीछे ढकेल दिया या फिर डिफीट कर दिया। लेकिन इसी दौरान जो कम्युनिस्ट लोग थे या फिर जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो वियतनाम के लोग थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उन्हें जापानीज़ के साथ साथ भी फाइट करना पड़ता था और इसके साथ साथ फ्रेंच जो आर्मी थी उसके साथ भी फाइट करना पड़ता था। और इसके बाद जो लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम एक तरीके का समूह बना था जिसे कि वियत मिन भी कहा गया, इसने जापानीज़ ऑक्यूपेशन के साथ फाइट किया और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब उसने हनोई को रिकैप्चर कर लिया। और इसके बाद इसी तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बना और हो ची मिन को इसका चेयरमैन बनाया गया। तो कम्युनिस्ट देश इसी तरीके से काम करते हैं, वहाँ पर जनरली शायद क्या कहते हैं रूलर नहीं होते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का उन्हें मेरा मतलब है प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसके बाद टॉपिक नंबर 6.1 द न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। The new republic faced a number of challenges. The French tried to regain control by using the Emperor Bao Dai as their puppet. Faced with the French offensive, the Viet Minh were forced to retreat to the hills. After 8 years of fighting, the French were defeated in 1954 at Dien Bien Phu. तो देखिए जो फ्रेंच लोग थे, जो वियतनाम के लोग थे, वो उन्होंने एक तरीके का अपना रूल तो कायम कर लिया, लेकिन जो नया रिपब्लिक बना उससे बहुत तरीके के चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने ट्राई किया कि वो फिर से कंट्रोल पूरे वियतनाम पर कर लें और इसके लिए उन्होंने वहाँ का जो एम्परर था बाओ दाई, उसको एज अ पपेट यूज़ किया या फिर हम कह सकते हैं क्या कहते हैं अपना चेला के रूप में, या फिर क्या कहते हैं उस वर्ड को, कि अपना आदमी के रूप में उसने यूज़ किया वहाँ के एम्परर को। और जो फ्रेंच आर्मी थी उसने काफ़ी ऑफेंसिव एक तरीके से अटैक किया इन वियत मिन लोगों पर, यानी जो कम्युनिस्ट लोग फाइट कर रहे थे, वहाँ का नेशनलिस्ट लोग फाइट कर रहे थे। तो इस वजह से जो कम्युनिस्ट लोग थे या फिर जो वियत मिन के जो सोल्जर्स थे उन्हें पहाड़ों में जाकर छिपना पड़ा और भी दूसरे इलाकों में जाकर छिपना पड़ा। और इसके बाद करीब 8 वर्षों तक ये फाइटिंग चलती रही और 8 वर्षों के फाइटिंग के बाद जो फ्रेंच आर्मी थी उसको वियत मिन के लोग डिफीट करने में पॉसिबल हो पाए 1954 में डियन बियन फू में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम फ्रेंच कमांडर ऑफ फ्रेंच आर्मीज General Henry Navarre had declared confidently in 1953 that they would soon be victorious. But on 7 May 1954, the Viet Minh annihilated and captured more than 16,000 soldiers of French Expeditionary Corps. The entire commanding staff, including a general, 16 colonel and 1749 officers were taken prisoner. तो देखिए जो फ्रेंच कमांडर था, सुप्रीम फ्रेंच कमांडर वियतनाम में, उसने ये डिक्लेयर किया था कि 1953 में कि हम बहुत ही जल्दी पूरा युद्ध जीतने वाले हैं और पूरा वियतनाम हमारे कब्जे में होगा। लेकिन 7 मई 1954 में
जो वियतमीन के जो सोल्जर्स थे, उसके जो मेंबर्स थे, उन्होंने 16,000 फ्रेंच सैनिकों को कैप्चर कर लिया। और इसके अलावा एक जनरल, 16 कर्नल्स और 1749 ऑफिसर्स, एक पूरे कमांडिंग दस्ते को उन्होंने कैप्चर कर लिया और प्रिजनर के रूप में अपने पास कैद कर लिया। In the peace negotiations in Geneva that followed the French defeat, the Vietnamese were persuaded to accept the division of country. North and South were split. Ho Chi Minh and Communists took power in the north while Bao Dai's regime was put in power in the south. तो जब जो फ्रेंच लोग थे वो युद्ध हार गए, उसके बाद पीस नेगोशिएशंस होने लगे जेनेवा में, और वहाँ पर वियतनामीज लोगों को एक तरीके से उन पर दबाव बनाया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो कंट्री को दो हिस्सों में करें और उसी रूप में एक्सेप्ट करें। यानी कि दो कंट्रीज बनेंगे, कौन कौन से? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और जो हो ची मिन्ह थे ये, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने कंट्रोल हासिल किया नॉर्थ वियतनाम में, और वहीं जो वहाँ का एम्परर था बाओ दाई, उसने पावर हासिल किया साउथ रीजन में। तो इस तरीके से दो देशों का निर्माण हुआ, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तो ये बात बहुत ही ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब वियतनाम आज़ाद हुआ था उसके बाद 1954 में जब फ्रेंच हार गए थे, तो उस समय दो देश बनाए गए थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और उसके बाद जो 20 सालों तक 25 सालों तक युद्ध चला था, वो युद्ध चला था वियतनाम के एकीकरण को लेकर, यानी वियतनाम को एक कंट्री बनाने को लेकर। दूसरी तरफ से लोग चाहते थे, कम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि हम पूरे वियतनाम को अपने में शामिल कर ले, और इधर जो एम्परर था वो चाहता था कि हम पूरे वियतनाम को अपने में शामिल कर ले, पूरे वियतनाम पर हमारा कंट्रोल हो। This division set in motion a series of events that turned Vietnam into battlefield, bringing deaths and destruction to its people as well as the environment. The Bao Dai regime was soon overthrown by a coup led by Ngo Dinh Diem. Diem built a repressive and authoritarian government. Anyone who opposed him was called a communist and was jailed and killed. Diem retained Ordinance 10, a French law that permitted Christianity but outlawed Buddhism. His dictatorial rule came to opposed by broad opposition united under the banner of National Liberation Front. तो देखिए, ये जो डिवीज़न हुआ, इसके बाद बहुत ही ऐसे चीज़ हुए जिसके वजह से वियतनाम एक बैटल फील्ड के रूप में बन गया, जिसने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मौतें एक तरीके से लाई और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाया वहाँ के लोगों के लिए भी और वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए भी। जो बाओ दाई रेजिम थी, यानी जो एम्परर था वहाँ का, उसे बहुत ही जल्दी ओवरथ्रो कर दिया गया एक कूप करके, जिसको क्या कहते हैं, लीड कर रहा था कौन? गो दिन दिएम। तो ये जो दिएम था, इसने एक तरीके का दमनकारी रूल वहाँ पर स्थापित किया वियतनाम में। जो साउथ वियतनाम था वहाँ पर दमनकारी रूल उसने स्थापित किया। कोई भी जो भी उसे अपोज करता था उसे कम्युनिस्ट कह दिया जाता था और कह दिया जाता था कि ये देश का विरोधी है, और उसे जेल में डाल दिया जाता था या फिर उसे मार दिया जाता था। इसके अलावा जो दिएम था उसने ऑर्डिनेंस 10 को भी बना कर रखा, एक ऐसा कानून जो कि फ्रेंच द्वारा लागू किया गया था। इस कानून के अंदर क्रिश्चियनिटी को अलाउ किया गया था, लेकिन जो बुद्धिज्म धर्म था, बुद्धिज्म को एक तरीके से मनाही था कि आप बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हिज डिक्टोरियल रूल केम टू बी अपोज्ड बाय ब्रॉड ऑपोजिशन। तो देखिए, उसका जो डिक्टोरियल रूल था यानी डिक्टेटरशिप था, उसको बहुत ही ज़्यादा अपोज किया गया। उसके लिए एक संगठन बना जिसका नाम था नेशनल लिबरेशन फ्रंट। With the help of Ho Chi Minh government in the north, the NLF fought for the unification of the country. तो देखिए, हो ची मिन गवर्नमेंट जो था नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ वियतनाम में, उसके हेल्प से जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था आपका साउथ रीजन में, उसने कंट्री के यूनिफिकेशन के लिए फाइट शुरू किया। यानी कि नॉर्थ साउथ को अलग अलग ना करके एक में शामिल करके और उन्हें एक कंट्री बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बॉक्स 2 है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, फ्रेंच किस तरीके से हारे थे इसके बारे में आपको पता चलेगा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इमेजेस भी आप देख सकते हैं, सप्लाईज दिया जा रहा था किस क्या कहते हैं वियतनामी सोल्जर्स को, और कैसे दिया जाता था। यहाँ पर हो ची मिन के बारे में है, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। द यूएस वॉच दिस अलायंस विथ फियर, वरीड अबाउट कम्युनिस्ट गेनिंग पावर, इट डिसाइडेड टू इंटरवीन डिसाइसिवली, सेंडिंग इन ट्रूप्स एंड आर्म्स। तो देखिए यूएसए जो था वो इस चीज़ को काफ़ी दूर से देख रहा था, काफ़ी ध्यान से देख रहा था, और वो काफ़ी डरा हुआ था कि कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्ट लोगों का कब्जा ना हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर भी कम्युनिस्ट रूल पहुँच सकता है, कम्युनिस्ट रूल वहाँ पर स्थापित हो सकता है। तो इस बात से जो अमेरिका था वो काफ़ी डरा हुआ था, और इस वजह से अमेरिका ने वहाँ पर ज़्यादा सैनिक भेजने का फैसला लिया और ज़्यादा वहाँ पर हथियार भेजने का फैसला लिया। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 6.2, द एंट्री ऑफ द यूएस इनटू द वार। तो यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध में आ गया। अब क्या हुआ? US entry into the war marked a new phase that proved costly to the Vietnamese as well as to the Americans. From 1965 to 1972, over 34 lakhs 3,100 US services personnel served in Vietnam. 84 were women, even though US had advanced technology and good. तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये बताया जा रहा है कि US जो है जब युद्ध में आया, वियतनाम के युद्ध में, तो वियतनाम के लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से घातक था, और इसके साथ साथ अमेरिकन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घातक हुआ। 1965 से लेकर 1972 तक 34 लाख यूएसए सैनिक जो थे, यूएसए के सैनिक वियतनाम में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, वहाँ पर उन्होंने काम किया, और जिसमें से करीब 7,484 महिलाएँ थी। और इसके अलावा जब बात उनके पास बहुत सारे एडवांस हथियार थे, मेडिकल सप्लाईज थे, और इसके बावजूद उनके पास काफ़ी ज़्यादा उनकी जो कैजुअलिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। करीब 47,244 सैनिकों की मौत हो गई थी युद्ध में, और इसके बाद 3 लाख सैनिक घायल हो गए थे। और इन 3 लाख सैनिकों में से 23,000 सैनिकों को परमानेंटली क्या कहते हैं 100% डिसेबल घोषित कर दिया गया था। तो ये जो फेस था स्ट्रगल का यूएसए के साथ, वियतनाम और यूएसए के बीच में, ये काफ़ी एक तरीके से ब्रूटल था। हज़ारों की संख्या में यूएसए के जो ट्रूप्स थे वो वियतनाम में उन्हें भेजा गया, और उनके साथ काफ़ी हैवी वेपन्स भेजे गए, टैंक्स भेजे गए, और बहुत ही ज़्यादा उस समय का जो खतरनाक बॉम्बर था B-52 बॉम्बर, उसे भी वहाँ पर लगाया गया था। और इसके अलावा बहुत ही बड़ी संख्या में अटैक्स किए गए थे, और केमिकल वेपन्स का यूज़ किया गया था। केमिकल वेपन्स में नापाम का यूज़ किया गया था, एजेंट ऑरेंज का यूज़ किया गया था, और इसके अलावा फॉस्फोरस बॉम्ब का यूज़ किया गया था, जिनको यूज़ करके अमेरिकी सैनिकों ने बहुत ही ज़्यादा संख्या में विलेजेस को तबाह कर दिया, बहुत ही जंगल्स को तबाह कर दिया, और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ के सिविलियंस मारे गए। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें, नापाम, एजेंट ऑरेंज और फॉस्फोरस बॉम्ब, ये क्या होते हैं? तो देखिए नापाम के बारे में नीचे जानकारी लिखी हुई है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एजेंट ऑरेंज जो है, नीचे का मतलब है इसी पेज में, ये जो पेज है हमारा जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इसी पेज में नीचे लिखी हुई है। एजेंट ऑरेंज एक तरीके का क्या कहते हैं प्लांट किलर है, जिसमें कि यूज़ किया जाता है कि जब उसे छिड़का जाता है तो प्लांट जो होते हैं वो जल जाते हैं, और उनको फिर से वो फिर से एक तरीके से पत्ती उन पर नहीं उग सकते हैं। और इसी तरीके से फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस को अगर छिड़क दिया जाए, मतलब फॉस्फोरस बम को डाल दिया जाए, तो वो जला देता है आदमी के शरीर को, आदमी के स्किन को जला देता है। तो इसी तरीके का इफेक्ट वो देता है, और ये एक तरीके से बैंड है वार में यूज़ करने के लिए। और अगर आप वार में जाते हैं तो आप इस तरीके के बॉम्ब को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की गवर्नमेंट ने वियतनाम में यूज़ किया था इसे। द इफेक्ट ऑफ द वार वॉज फेल्ड विद इन द यूएस एज वेल, मैनी वेयर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर गेटिंग इन्वॉल्व इन अ वार दैट दे सॉ एज indefensible. When the youth were drafted for the war, the anger spread. Compulsory services in the armed forces, however, could be waived for university graduates. This meant that many of those sent to fight did not belong to the privileged elite, but were minorities and children of वर्किंग क्लास फैमिलीज। तो देखिए जो यहाँ पर इफेक्ट था युद्ध का, वो यूएसए में भी देखा जा सकता था। बहुत सारे लोग थे जो एक तरीके से गवर्नमेंट
को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि देखिए ये एक ऐसा युद्ध है जिसको हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते हैं और ऐसे युद्ध में झूठ मूठ का हम लड़ने जा रहे हैं। और इसके अलावा जब जो जवान लोगों को कह दिया गया कि आपको युद्ध में आना है और युद्ध में उनको शामिल किया जाने लगा, तो वहाँ पर गुस्सा अमेरिका में और भी ज़्यादा बढ़ गया। और इसके अलावा एक तरीके का कंपलसरी सर्विस जो था यूएसए के आर्मी के लिए, उससे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को बाहर रखा गया था। इसका मतलब ये था कि जो युद्ध में जा रहे थे, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, वो आपके अमीर परिवारों से नहीं आते थे या फिर हाई क्लासेस से नहीं आते थे। वो जो लड़के थे वो या तो माइनॉरिटी से आते थे या फिर वर्किंग क्लास फैमिली से आते थे। तो इस वजह से सरकार को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। सरकार वहाँ पर अगर उनको कुछ हो भी जाता, उनकी कितनी भी ज़्यादा संख्या में उनकी मौत हो जाती, तो सरकार को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। The USA media and films played a major role in both supporting as well as criticizing the war. Hollywood made films in support of the war such as John Wayne's Green Berets. This has been cited by many as example of unthinking propaganda film that was responsible for motivating many young men to die in the war. Other films were more critical as they tried to understand the reason for the war. John Ford Coppola's Apocalypse Now reflected the moral confusion that the war has caused in the US. तो देखिए यूएसए की जो मीडिया थी और जो फिल्म्स थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक तरीके से अदा किया था वार को सपोर्ट करने में भी और वार का विरोध करने में भी। जो हॉलीवुड में बनाई गई फिल्में थी, जैसे कि आपका जॉन वेन की जो ग्रीन बैरेट्स फिल्म थी, इसको एक तरीके से कहा गया था कि ये बिना किसी सोचे समझे एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ताकि जिसने बहुत सारे यंग लोगों को एक तरीके से मोटिवेट किया ताकि वो युद्ध में जाकर अपनी जान दे दें। इसके अलावा दूसरी फिल्में बनाई गई थी जो कि एक तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस वार में हो क्या रहा है। इसी तरीके की जॉन फोर्ड कैपोला की एपोकलिप्स नाउ, तो इस फिल्म ने एक तरीके से मोरल कन्फ्यूज़न को दिखाने की कोशिश की कि आखिर लोगों में कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यूएसए में इस वार को लेकर। इसके बाद द वार ग्रू आउट ऑफ द फियर अमंग द यूएस पॉलिसी प्लानर्स दैट द विक्ट्री ऑफ द हो ची मिन गवर्नमेंट वुड स्टार्ट अ डोमिनो इफेक्ट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स वुड बी स्टैब्लिश इन अदर कंट्रीज इन द एरिया। They underestimated the power of nationalism to move people to action, inspire them to sacrifice their home and family, live under horrific conditions, and fight for independence. They underestimated the power of a small country to fight the most technologically advanced country in the world. तो देखिए जो यूएसए के पॉलिसी मेकर्स थे, यानी यूएसए के जो पॉलिसी बनाते थे, वो इस बात से डरे हुए थे कि अगर हो ची मिन गवर्नमेंट जो है नॉर्थ रीजन में अगर वो जीत जाती है तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आसपास के जितने भी देश है वहाँ पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक तरीके से आ जाएंगी और पूरा इलाका जो है वो कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने अपने फोर्स ज़्यादा संख्या में भेजे ताकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश ना होने पाए। लेकिन उन्होंने एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर लिया था वियतनाम के लोगों को कि एक तरीके से नेशनलिज्म की जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो लोगों को कितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है अपने घर को त्यागने के लिए, अपने फैमिली को त्यागने के लिए, हॉरिफिक कंडीशंस में रहने के लिए और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। और उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया एक स्मॉल कंट्री के पावर को कि वो वर्ल्ड के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री से भी लड़ सकती है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.3। Topic number 6.3, the Ho Chi Minh Trail. The story of the Ho Chi Minh Trail is one way of understanding the nature of the war that the Vietnamese fought against the US. It symbolizes how the Vietnamese used their limited resources to great advantage. The trail and an immense network of footpaths and roads was used to transport men and materials from north to the south. The trail was improved from the late 1950s. From 1960 about 20,000 North Vietnamese troops came south each month on this trail. तो देखिए ये जो हो ची मिन ट्रेल था, यानी हो ची मिन रास्ता था, वहाँ पर इसका यहाँ पर इमेज दिया गया है, देख सकते हैं किस तरीके से रास्ता था। ये आपको समझना होगा कि जो वियतनामीज जो यूएसए के साथ फाउट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था, ये रियली में यूज़ पहले ही से हो रहा था। और ये एक तरीके से दिखाता है कि वियतनामीज़ लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरीके से यूज़ किया था और कितनी सोच समझदारी के साथ यूज़ किया था। तो ये जो रास्ता था हो ची मिन रास्ता, इसमें कई सारे फुटपाथ से कई सारे रोड्स थे और
इसको यूज़ किया जाता था लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम में। और इस रास्ते को इम्प्रूव किया गया था 1950s में, और 1960s के बाद करीब 20,000 नॉर्थ वियतनामी सैनिक हर महीने इस रास्ते के जरिए साउथ वियतनाम में आते थे। The trail had support bases and hospitals along the way. In some parts, supplies were transport in trucks, but mostly they were carried by porters, who were mainly women. The porter carried about 25 kilos on their backs and about 70 kilos on their bicycle. Most of the trail was outside Vietnam in neighboring Laos and Cambodia, with branch lines extending into South Vietnam. The US regularly bombed this trail, trying to disrupt supplies, but efforts to destroy this important supply line by intensive bombing failed because they were repelled very quickly. तो देखिए, ये जो ट्रेल्स थे, ये जो रास्ते थे, इनके साथ साथ सपोर्ट बेसिस बने हुए होते थे और इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स भी बने हुए थे। और इस रास्ते के कुछ इलाकों में ट्रक्स के ज़रिए सामानों को पहुंचाया जाता था, लेकिन इसके ज़रिए सामान को मेनली लोगों द्वारा ढोया जाता था, जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं होती थी। एक महिला हो अगर कोई सामान ढो रही है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, तो वो 25 किलो तक अपने पीठ पर बांधकर सामान को ले जाती थी, या फिर अगर वो बाईसाइकिल के ज़रिए जा रही है तो वो 70 केजीज़ तक वो अपने एक महिला या फिर एक पुरुष जो भी सामान ले जा रहा है वो ले जाता था। तो ये जो रास्ता था ये ज़्यादातर वियतनाम के बाहर था, लाओस और कंबोडिया रीजन में था, और इसमें से ब्रांच लाइंस लिखने हुए थे जो कि साउथ वियतनाम में पहुंचते थे। जो यूएस के आर्मी थी वो रेगुलरली इन इलाकों पर बॉम्बिंग करते रहती थी ताकि इन सप्लाईज़ को है डिस्टर्ब किया जा सके, सप्लाई लाइंस को तोड़ा जा सके। लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करने का जो एफर्ट था उसको एक तरीके से उन्होंने फेल कर दिया वियतनामीज लोगों को। उसका रीज़न ये था कि वो अगर कोई बॉम्बिंग होती थी उसके तुरंत ही जल्दी से वो इस रास्ते को रिबिल्ड कर देते थे, फिर से बना देते थे। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि इमेज में ये जो हो ची मिन रास्ता है किस तरीके से नॉर्थ वियतनाम से आता है और सभी जगहों पर ये निकलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी साउथ वियतनाम के अलग अलग इलाकों में ये जाता है, और सभी जगहों पर जहाँ पर ये सैनिक नॉर्थ वियतनाम से आने वाले सैनिक जाकर फाइट करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7, द नेशन एंड इट्स हीरोज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।